डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रकाश के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रकाश लाइट चैप्टर से क्लास 10th में पहला वीडियो अपलोड किया था और प्रकाश के बारे में आपको इंट्रोडक्शन क्लास में दिया था। और आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उसको समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण पर आते हैं और हमारा मेन फोकस गोलीय दर्पण पर रहेगा। उससे पहले थोड़ा समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। समतल दर्पण सिंपल सी बात है कि जब आप श्रृंगार करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो आईने के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो आईने के सामने जो जो चीज़ें आप नोटिस करते हैं वही समतल दर्पण की क्वालिटी होती है या गुण होता है। जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा समान दूरी पर स्थित होती है। आप दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े रहेंगे उतनी ही दूरी पर आप देखेंगे कि दर्पण में पीछे के साइड आपका प्रतिबिंब बन रहा है। नहीं समझे? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दर्पण है और आप दर्पण से इतनी दूरी पर खड़े हैं यहाँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब रह रहा है वो बिल्कुल इसी दूरी पर, इसी अनुसार इतनी ही दूरी पर आपका दूसरे साइड बनेगा। समझ में आ रही है? तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो दर्पण से हमेशा समान होगी। दूसरा है प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। बिल्कुल सही बात। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा का मतलब क्या है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं ये, ठीक है, तो अगर आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपका सर ऊपर के साइड में ही दिखाई देता है, आपको नीचे के साइड में ऐसे तो नहीं दिखाई देता है कभी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे आपको कभी नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है कि दर्पण कैसा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिल्कुल सीधा बन रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कभी भी हम आभासी प्रतिबिंब, यहां पर क्या लिखा हुआ है? आभासी, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, ठीक है। आगे चौथा पॉइंट है, वस्तु के आकार का होता है। हम जहां पर खड़े हैं दर्पण से जितनी दूरी पर, हमारा जो साइज है हमेशा हमको वही साइज का प्रतिबिंब सामने समतल दर्पण पर दिखाई देगा। हमारा साइज कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, कभी कम नहीं हो सकता है, कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो समतल दर्पण के बारे में ये छोटे से 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि समतल दर्पण की क्वालिटी क्या होती है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको समतल दर्पण में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, गोलीय दर्पण। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण पर आते हैं। तो गोलीय दर्पण का मतलब पहले क्या होता है ये समझिए। गोलीय दर्पण का मतलब क्या हो गया कि एक गोला वृत्त, एक हमने एक वृत्त बना लिया। वृत्त को 2 भाग में आप पार्टिसिपेट कर दीजिए, बांट दिए हमने। अगर हम वृत्त को 2 भाग में बांटते हैं तो जरा देखो, एक भाग को अगर हम बंद करते हैं तो इसी आकार का आपको दिखाई दे रहा है गोलीय दर्पण का ये भाग, और एक भाग को अगर इधर से क्लोज करते हैं तो ये भाग आपको इसी का एक भाग दिखाई दे रहा है। मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है? वृत्त का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आराम से समझिए। अब हम क्या करते हैं, अगर हम गोलीय दर्पण के ये 2 सतह हैं, एक तो बाहर वाला सतह हो गया और एक अंदर वाला सतह। अगर बाहर वाले सतह को हम इस तरह से कलर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। हमेशा याद रखिएगा। अगर बाह्य भाग को कलर किया जाए, बाह्य भाग को रोगन किया जाए तो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। और अगर अंदर के भाग को हम कलर कर देते हैं तो अंदर के भाग को अगर हमने कलर कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये उत्तल दर्पण। अगर हम बाहरी भाग को कलर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। अंदर के भाग को कलर करते हैं तो क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। इसकी परिभाषा भी आपको यही देनी पड़ेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है, अवतल दर्पण क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जिस दर्पण का बाहरी सतह रंग किया गया, जिस दर्पण का
बाह्य भाग रोगन किया जाए वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का अंतःसतह रंग किया जाए वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और दर्पण क्या है, तो दर्पण क्या है, वृत्त का एक भाग होता है, ठीक है, वृत्त का एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ, ये गोलीय दर्पण जिसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण के बाह्य भाग को कलर किया जाएगा, बाहरी भाग को हमने कलर किया, और जिस सतह के अंतर्भाग को कलर किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब दर्पण में, गोलीय दर्पण में कुछ बिंदुएं पाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से मुख्य बिंदुएं पाई जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, बहुत सिंपल चीज़ें जो बिल्कुल हमारी ज़रूरत है उन चीज़ों को हमें ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को नहीं, कचरा दिमाग में नहीं रखना है। कि बार बार हम बोलते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी आपको समझाते थे कि कचरा दिमाग में नहीं पालना है, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही आप लीजिए। देखिए, अगर गोलीय दर्पण के टुकड़े को लेते हैं तो गोलीय दर्पण के सबसे पहले यहाँ पर सेंटर पर, ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है, पृष्ठ है, गोलीय दर्पण की सतह, और सतह के सेंटर में, इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इस सेंटर को क्या कहेंगे, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। अगर आपको ध्रुव के बारे में कोई पूछे, यहाँ हम लिख भी दिए परिभाषा के रूप में, ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के पृष्ठ के केंद्र, ये दर्पण क्या पृष्ठ हो गया, और इस पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहेंगे, ध्रुव। क्लियर। दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा अगर हम लोग जानना चाहते हैं, F की बात करते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे तो F मिलेगा। F का मतलब क्या हो गया, मुख्य फोकस। भैया मुख्य फोकस क्या होता है, जरा इसको समझिए। देखो, जब भी प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें, मान लो यहाँ पर एक दर्पण और हम बना रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है, मान लो ये F हमने दे दिया, ठीक है। अब जब प्रकाश की किरणें, अगर कोई प्रकाश की किरणें यहाँ पर आई और इस सतह से क्या हो गई, टकरा गई, इस सतह से टकराने के बाद वो जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, इस बिंदु से होकर निकलेगी। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ सतह पर टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजर जाए, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम है, यदि गोलीय दर्पण की पृष्ठ सतह पर प्रकाश की किरणें टकराती है और टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजर जाती है, तो किस बिंदु से, F से होकर गुजरती है, तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। हमने यहाँ पर लिखा भी है, प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस F के द्वारा निरूपित किया जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। तीसरे पॉइंट C पर आते हैं। F मतलब फोकल लेंथ होता है, ये भी याद रखिए, F का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। C पर अगर बात करते हैं, कर्वेचर की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो C क्या होता है, या सेंटर की बात कीजिए यहाँ पर। C का मतलब क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब ये सेंटर क्या है, सेंटर तो हम बताए थे, हम ये सतह, ये गोलीय दर्पण कहाँ से आया, तो ये एक वृत्त से, वृत्त के एक भाग को हम ले लेते हैं तो वो गोलीय दर्पण है। अब ये वृत्त में क्या होगा, सेंटर तो होगा ना भैया, केंद्र तो पढ़े हैं, मैथ में भी पढ़े होंगे, ऐसे भी हम पढ़ाए ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से। ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, वही केंद्र यहाँ पर, अगर इसको पूर्णतः पूरा कर दिया जाए तो देखिए केंद्र कहाँ पर बन रहा है ना, तो वही केंद्र है। अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र किसे कहेंगे, तो केंद्र को सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं, किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसे C से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हमने F और R के रूप में जोड़ा है, तो सिंपल इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, समझ लें कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को F कहा जाता है, ठीक है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, F कहा जाता है, छोटी f से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ के लिए कहा जाता है। और
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को r रेडियस कहा जाता है। ऐसे भी आप यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे, अगर केंद्र से सतह की दूरी को मापेंगे तो वो रेडियस किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, और इंग्लिश में आप r से डिनोट करेंगे, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया गोलीय दर्पण के प्रकार मैंने बता दिया, गोलीय दर्पण के बिंदुओं को मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं एक एक, जैसे पहले अवतल दर्पण पर फोकस करते हैं, अवतल दर्पण को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर उत्तल दर्पण को क्लियर करेंगे। तो 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई ना एक जो आपका पॉइंट, इसमें 6 पॉइंट्स हम लिखे हैं, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 6 प्रकार के प्रतिबिंब से एक प्रकार का प्रतिबिंब निश्चित रूप से टेंथ में पूछता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है आपको कि 6 जो अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं उसकी स्थिति क्या होती है और कैसी होती है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले पोजीशन पर FCP, ये आपको समझा चुके हैं, आगे देखते हैं। पहले पोजीशन पर वस्तु को कहाँ रखा जाता है, कहीं पर आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो पहले पोजीशन पर वस्तु कहाँ होगी, पहले पोजीशन पर वस्तु अनंत पर होगी। कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पर, मुख्य फोकस। ध्यान देंगे, अगर हम अनंत पर पहले प्रतिबिंब को, पहले पोजीशन पे वस्तु को कहां पर रख रहे हैं, अनंत, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। ठीक है, दूसरे पर देखिए, अगर हम धीरे धीरे नजदीक लाएंगे, वस्तु को हम आगे की ओर ले जाएंगे, पहले अनंत पर था, अब अनंत से हम ठीक वक्रता केंद्र के पीछे रखेंगे। अनंत से कहां जाएगा, वक्रता केंद्र के पीछे। जब वक्रता केंद्र के पीछे रखना है तो वस्तु कैसा बन रहा है, कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। देखें, अगर हम वस्तु को, ये AB क्या है, वस्तु, और इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, A', B', मतलब ये क्या है, कैसा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कहां, मतलब वस्तु कहां है, वक्रता केंद्र के पीछे, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तीसरे पोजीशन पर आप देखिए कि हम वस्तु को थोड़ा और आगे ले आए, मतलब वक्रता केंद्र पर ले आए। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बन जाता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चौथे पोजीशन पर अगर हम वस्तु को, देखो यहां पर हम लिखना भूल गए हैं, वस्तु को हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ले आए। वस्तु को कहां पर ले आए, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ले आए। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। अब पांचवें स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फिर इसको आगे की ओर ला रहे हैं, तो अब यहां से वस्तु कहां पर आ जाएगी, मुख्य फोकस। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बन जाता है। कहीं पर प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। और छठे पोजीशन पर अगर हम आते हैं तो छठी पोजीशन पर हमको क्या दिखाई देता है, वस्तु को हम कहां ले जाएंगे, मुख्य फोकस और केंद्र के, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ले आएंगे। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो ये प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब वस्तु हो गया, और प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे बन गया। तो पहला आपको, पहला जो पॉइंट हमें क्या मिला, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। तो पहला पॉइंट, वस्तु अनंत पर, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। उसी तरह से प्रतिबिंब को हम समझा दिए पूरे तरीके से कि प्रतिबिंब कहां कहां बनता है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पर आते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, दूसरे स्टेप पर अगर आते हैं हम तो प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखो, जब भी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक होगा। यहां पर हम लिखेंगे सारे में, जितने में 1 से लेकर 5 तक में आप देखेंगे सभी का प्रतिबिंब जो है वो कहां बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है। तो जब दर्पण के आगे बन रहा है तो 1 से लेकर 5 तक सभी फिगर में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, आभासी हो जाता है और सीधा भी बनता है। बाकी सब में क्या है, कॉमन है, उल्टा बनेगा।
क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा? क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है, इस वजह से वो वास्तविक कहलाएगा। और उल्टा देख ही रहे हैं आप फिगर में, सब जगह आप देखिए उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पर भी उल्टा बन रहा है, यहाँ पर भी आपका उल्टा कहीं तो सब जगह आप देख रहे हैं उल्टा, मतलब वास्तविक और उल्टा बनता है। ये दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है? वस्तु का साइज कैसा होगा। तो पहले में देखो वस्तु बहुत छोटा होगा, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? छोटा होगा। दूसरे में भी देख रहे हैं छोटा है, तीसरे में वस्तु के आकार का है, चौथे में वस्तु से बड़ा है और पांचवें में वस्तु से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। और छठे में वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छठे में क्या हो जाएगा? वस्तु से अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। पांचवें में वस्तु से बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ही बनेगा। तो ये 6 पोजीशन हमने 3-3 पॉइंट इसमें क्लियर करना है, मैंने समझा दिया है। अब इन 3 पॉइंट्स में से देखो जरा कि अगर हम लोग बात करते हैं इसको लिखना कैसा। मान लो कि हमको इसके बारे में लिखना है, मैंने समझा दिया है, अब इसके बारे में हमको पॉइंट्स लिखना है। तो 3 पॉइंट्स लिखना है। पहला क्या? प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखो यदि वस्तु को कहां पर रखा जाए, वस्तु कहां पर है? मुख्य फोकस। वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। समझ में आ गई? अगर हम दूसरा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो दूसरा पॉइंट यहां पर हमारा लिखा ही हुआ है। 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ? वास्तविक और उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास? वस्तु के कंपैरिजन में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। आ रही मेरी बात समझ में? इस तरह से सबका आपको पॉइंट्स वाइज क्लियर कर लेना है। ये आपको हम आपके होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं कि इसका सबके पास आपके पास फिगर है, फिगर को देखकर 1 बाय 1 जैसे मैंने इसके फिगर को देखा और फिगर को देखकर मैंने लिख लिया, ठीक है। पहला 3-3 पॉइंट सब में लिखना है। पहला क्या? वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा हुआ, जैसे इसका लिखना है तो वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। अगर वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और तीसरा तो हम यहां पर लिख ही दिए हैं। चौथा पॉइंट पर क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये 3-3 पॉइंट सबका आपको क्लियर करना है। ये सारे फिगर हमने समझा दिया है कि कहां पर वस्तु को रखा जाए और उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण का ये पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। आगे हम लोग उत्तल दर्पण में भी देखेंगे कि वस्तुओं का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ठीक है। अगर आपको इस किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में इस चीज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फ्रेंडों में जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं उनका भी नहीं छूटना चाहिए। इतने इजी लैंग्वेज में, इतने आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना है।